देते रहे दुनिया माने। शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से। टॉपिक है हमारा कानूनी शहादत 1984 कानूनी शहादत है। फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि वही बात मैं आपको करने लगा हूं कि जब भी लॉ को पढ़ना है अब तो बुक आपके पास होगी। अगर मेरा लेक्चर सुनना है इस वक्त भी आपके पास बुक हो ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। और साथ ये स्टार्ट करूँ कि कानूनी शहादत ऑर्डर से पहले ये था लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट 1872। इसके जो टोटल आर्टिकल है 166 है। इसको जो कानूनी शहादत ऑर्डर बनाने का ऑर्डर जारी हुआ था वो 5 जुलाई 1977 को हुआ था। इसके 13 चैप्टर है और 3 पार्ट है। ये हर रोज रिपीट करने का मकसद ये है कि ये आपकी लिस्ट का हिस्सा रहे और आपको हमेशा याद रहे कि ये हमारे टॉपिक्स हैं। अब हमारा जो टॉपिक है कल हमने पढ़ा था इसका 1 आर्टिकल से लेकर 29 तक, जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, रेलिवेंट और फैक्ट्स, उसके बाद प्रिविलेजेस पढ़े 4 से 14 तक कौन से प्रिविलेजेस हैं। हमने अकम्प्लिश पढ़ा आर्टिकल 16। हमने तो वो क्या कहते हैं ही इज बाउंड टू आंसर। अगर किसी गवाह से कोई सवाल पूछा जाए तो वो आंसर देने का बाउंड है। हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि कौन गवाही दे सकता है। आर्टिकल 3 पढ़ा, 17 पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ी आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 24 के मुताबिक प्री ऑफ एलिबाई पढ़ी। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर तो हो गया होगा बैकग्राउंड। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं एडमिशन की बात करते हैं। 2 कंसेप्ट अभी एकदम से स्टार्ट होंगे। आर्टिकल 30 से लेकर 36 तक एडमिशन है। उसके साथ है हमारा दूसरा कंसेप्ट कन्फेशन। अब कन्फेशन कहां जाता है? कन्फेशन जाता है 37 से 143 तक। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 30 से एडमिशन क्या है। एडमिशन और कन्फेशन की एक तो मिथ समझ लें। जो एडमिशन है इसका मकसद मतलब उर्दू में है इकरार करना, इकरार करना, किसी चीज को एडमिट करना। स्टेटमेंट तो कब देंगे जब इसको इकरार करेंगे, उसको एडमिट करेंगे। स्टेटमेंट तो चाहे आप अगेंस्ट भी दे सकते। हमने इसकी वो मिथ लेनी है जो हमारी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक आसान। इकरार करना इस सेंस में कह रहा हूं कि एडमिशन देना है हमने किसी। उसके साथ है कन्फेशन। कन्फेशन का और एडमिशन का अगर लिटरली मीनिंग लिया जाए तो दोनों का एक ही बनता है, तस्लीम कर लेना, मान लेना। लेकिन इनकी टर्म्स डिफरेंट है। ये सिविल नेचर में आता है एडमिशन, कन्फेशन क्रिमिनल नेचर में आता है। इसको कहते हैं इकबाली बयान, इकबाल करना या एतराफ करना। अब कैसे आता है सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बुक है, इसको प्रॉपर्टी समझा देते। मैं केस कर देता हूं ए एंड सी पे। फॉर एग्जाम्पल ए पी पर केस कर देता है एक हाउस का। ठीक है, जब केस करता है ए कहता है ये हाउस मेरा है, बी यानी कंकर। बी आगे क्या करता है? बी आगे स्टेटमेंट दे देता है। कौन सी स्टेटमेंट? एडमिशन। हाँ जी मैं मानता हूं ये घर इसी पे। जो हक इसने क्लेम किया उसको इसने तस्लीम कर दिया। वो उसके बाद इसने स्टेटमेंट दे दी, जी मैं मानता हूं ये इसी पे ये क्लेम कर। ये है एडमिशन की नेचर। जो हक या दूसरा कोई बात कर रहा है आप उसको एडमिट कर देते हैं, मान लेते हैं, वो आएगा इसमें एडमिशन की टर्म। अब कन्फेशन कहां चला गया? कन्फेशन आएगा मुल्ज़िम की कैटेगरी में। यहाँ एडमिशन देने वाला मुल्ज़िम नहीं है, ये डिफेंडेंट होगा। ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ भी एडमिशन दे सकता है किसी डिफेंडेंट की बात पर। यानी मिथ समझाने का मकसद ये है कि एडमिशन कहां यूज होता है? सिविल नेचर, सिविल मैटर्स में। कन्फेशन कहां है? कन्फेशन हमेशा अक्यूज पर्सन करता है।
ये मैंने, हाँ मैं मानता हूँ कि ये चोरी मैंने की है, या ये डाका मैंने डाला है, या मैंने इसको मारा है, वो उसकी कौन सी स्टेटमेंट होगी? कन्फेशनल स्टेटमेंट है, होनी स्टेटमेंट ही है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसकी जो लॉ की नेचर है, जो लॉ की मिथ है, हमने उसको पकड़ना है। Admission defined. An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any interference as any fact in issue or relevant fact. ये statement fact in issue और relevant fact के मुताबिक भी हो सकता है। Admission by party to proceeding or his agent. A statement made by two or a party to the proceeding or by an agent to any such party whom court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them as admission. अब बात क्या, एडमिशन पार्टी खुद भी दे सकती है, उनका कोई नुमाइंदा भी दे सकता है। कैसे? पॉलिटिकली आपकी स्टेटमेंट खुद की भी हो सकती है, आप अपने एजेंट में वहां पर जाकर आपके बिहाफ पर स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन वो जिसको आपने ऑथराइज किया होगा। आर्टिकल 32, एडमिशन बाय पर्सन हु पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ये दो लोग हैं, एक केस करता है, बी दूसरी पार्टी है। आप इसने बी जो है वो सी के बिहाफ पर एडमिशन देता है, पहले बी की पोजीशन प्रूफ की जाएगी कि बी के पास अथॉरिटी भी है स्टेटमेंट देने की कि नहीं। दोबारा लाइन पढ़े, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट सूट प्रॉपर्टी, यानी जिस मुताल्लिक वो बात कर रहा है पहले ये जज किया जाए कि इसको अलाउ किया भी गया है कि नहीं किया। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट। आर्टिकल ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सा पढ़िएगा। एक्सप्रेसली रेफर्ड वर्ड यूज हुआ है क्या? एक्सप्रेसली रेफर्ड। एडमिशन बाय पर्सन expressly referred to by party to suit, the statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred. अब दो लोगों के दरमियान तनाज़ा सुन, फॉर एग्जांपल ए बी को मकान बेचना चाहता है, ए कहता है बी को, भाई मेरा मकान है 5 मरले का, डबल स्टोरी है, तमाम तौर पर फर्निश्ड मकान है, आपको नहीं यकीन तो आप सी से पूछें। आप जो सी को किया है वो क्या किया है? रेफर की, एक्सप्रेसली रेफर कर। आप जो स्टेटमेंट सी की होगी वो एडमिशन होगी, वो तस्लीम की जाएगी, क्योंकि इसने खुद से ज्यादा बीजे नहीं लगाया, उसको क्या किया गया, उसको ए ने रेफर किया, भाई ये मेरा मकान है, आप तसल्ली कर लो। तसल्ली के लिए अगर आपने पूछना तो आप सी से उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब टाइटल लाइन दोबारा क्लियर है? Admission by persons expressly referred to by party to suit, इसको वाज़ेह तौर पर रेफर किया। Proof of admission against person making them or by or on this behalf. Admission are relevant and may be proved as against the person on who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved or by or on behalf of person who makes them or by his representative in interest in setting qualities. बात ये है, एडमिशन जो है वो जो बंदा दे रहा है, जिसके बिहाफ पे दे रहा है, पहले चेक किया जाएगा कि ये इसके बिहाफ पर दे सकता है, नहीं दे सकता। जो जिसके बिहाफ पर दिया जा रहा है वो क्यों नहीं खुद आ सकता, मर गया है, गायब हो गया है, कि चला गया है, बीमार है, क्या है, ठीक है। आर्टिकल 35, when oral admission as to content of document are relevant, oral admission as to the content of document are not relevant until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document and under the miles herein after contained or unless the genuineness of document produced is in question. आप किसी भी डॉक्यूमेंट के मुताल्लिक जुबानी शहादत उस वक्त तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। जुबानी शहादत अगर देनी भी है तो आप किसी चीज के मुताबिक कहते हैं जी जी ये ऐसे है, तो नहीं हो सकता, पहले इनके मुताबिक डॉक्यूमेंट दे। हम देखेंगे जो बात कर रहा है वो उसी तरह है,
अगेन योरल, आप डॉक्यूमेंट को मेंशन कर रहे हैं ना, अगर डॉक्यूमेंट मेंशन ना हो किसी डॉक्यूमेंट की ओरल एविडेंस दे हैं, आधी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्रीमेंट का हवाला दें, चीज के दरमियान मेरा और इसका मुआहदा हुआ है, और मुआहदा कहां पे है, जिस मुआहदे पे बात कर रहा है वो किधर है। हाँ, अगर वैसे काम ही सारा ओरल है, वर्बल है, तो बात ही आ गया, वो तो ओरल एविडेंस से साडी गल है। Article 36. Admission in civil cases when relevant. In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. अब जो शर्तों पर एडमिशन दिया जाएगा वो एडमिशन है। कानून कहता है एडमिशन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो है और कोई लालच नहीं, कोई और मामला नहीं, इसलिए पूरा कभी याद खाते आते। अब आ गया हमारा कौन सा सी, कन्फेशन का। Confession caused by inducement, threat, or promise when irrelevant in criminal proceeding. Article 36, sorry, 37 कहते हैं irrelevant confession. Confession irrelevant हो जाएगी तीन तरह के मामलों की वजह से। अगर आप किसी मुलज़म से उसको मारकर कन्फेशन देखते हैं तो उसकी कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं। अब कन्फेशन को अगर आप पढ़ गए तो काइंड्स ऑफ कन्फेशन भी बढ़ रहे हैं। कन्फेशन इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जुडिशियल, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इनमें डिफरेंस क्या है? जो कन्फेशन जज के सामने दी जाएगी वो जुडिशियल होगी, जो जज के अलावा चाहे आईजी पंजाब के सामने दी जाएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल है, और उसकी लॉ में नो सेल्फ नो वैल्यू। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कानून में कोई वैल्यू नहीं। आर्टिकल पढ़ते हैं जी 38। Confession to police officer not to be proved. No confession made to be a police officer shall be proved as against a person cause of any offence. पुलिस के सामने confession की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप थाने में ऐसे कोई सामने कन्फेस कर देते हैं उसकी वैल्यू नहीं। अगर वो फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअल क्रिमिनल है, एक्चुअल ऑफेंडर है, वो क्या करता है, उसको पता है कि अगर मैं पुलिस के सामने ना मारा तो इन्होंने तो मेरी तशरीफ लाल कर देनी, मारा तो वो क्या करता है, सर मैं सारा जाकर मानूंगा पुलिस के साथ, जब अदालत में जाएगा वो कहेगा उनको क्या प्रेशर वाला फैक्टर होता है। प्रेशर वाला। आप लोगों ने मूवी देखी है ऋषभ, अजय देवगन? आप स्टूडेंट कहते हैं तो सर मूवियों की बातें करने लगे, तो मैं वैसे बड़ा तगड़ा मूवी लवर बड़ी देखता था। आप टाइम नहीं मिलता तो इस वजह से नहीं जा। आप मूवी अगर देखता तो 15 दिन बाद, लेकिन वो फिर ढूंढ रहा होता हूँ स्टोरी वाली मूवी कौन सी जिसकी कोई अच्छी स्टोरी हो। ये मारदाड़ वाली मूवी है मुझे नहीं पसंद, तो वो बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। और एक मूवी ऐसी तो वो देखिएगा, मनोज की है बंदा एक पे पहले भी बता डाला। तो अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग समझनी है ना, जबरदस्त। लेकिन ये है कि हर मूवी से सारा ट्रायल नहीं मिलता, हाँ कुछ कुछ हिट्स मिल जाते हैं वो बड़ी जबरदस्त मूवी है। आप उसमें क्या करते हैं, वो जज पुलिस के सामने अजय देवगन दृश्यम 2 में सारी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट देता है, जी मैंने इसी और सही दे रहा हूं टू बी एग्जैक्ट, जो उसने किया होता है वो सारा कुछ एडमिट कर रहा होता है जो उसने किया होता। जब कोर्ट के सामने जाता है वो कहता है मुझे तो प्रेशर दिया, यानी उस पूरे गेम की वो मां मैंने करके दे। ये है कन्फेशन, इसको कहते हैं लॉ। तो इसको कहते हैं टेक्निक के, मैंने उस मूवी की स्टेटमेंट आपको ऐसे एग्जांपल बता दी, ठीक है।
मौके पे एग्जाम्पल कोट करना भी तो एक आर्ट है। 39 कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पुलिस की कस्टडी में एक बंदा है, हिरासत में है, उसकी भी कन्फेशन उतनी ही मानी जाएगी जितनी के मतलब वो कोई एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी इसने ये भी किया है वो भी किया है, इस वजह से हमें इसका रिमांड चाहिए, तो जैसा तो हम वकील आगे से कहते हैं 5 दिन हो गए उन्होंने इसको कस्टडी में रिमांड में रखा, आज तक क्या रिकवरी मिलेगा, ज्यादा पुलिस झूठ बोल रही है, इसको जुडिशियल भेजा है। अब जो पुलिस के सामने कन्फेशन होगी वो कब मानी जाएगी, अगर उसके मुताबिक कोई वो रिकवरी करेगी, कोई एविडेंस कलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो एडमिसिबल है नहीं। जो कहते हैं इनको जुडिशियल के लिए उसमें ये होता है कि रिमांड में आप बेल अप्लाई नहीं कर सकते, अगर जुडिशियल के लिए भेज दिया जाए तो बेल अप्लाई नहीं हो सकती, नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल जितनी अगर पुलिस रिमांड में हो, पुलिस के पास हो तब नहीं होगा, तब कैसे हो सकता? जब उसको किया जाएगा ना जुडिशियल कस्टडी, पहले होता है पुलिस कस्टडी, पुलिस से अदालती कस्टडी में जब जाता है तो फिर अदालत उसका मैटर सुनने को तैयार है, आउट ऑफ कोर्ट तो बेल हो नहीं सकती, बेल अप्लाई हो जाती इंटरटेन। 40 How much of information received from accused may be proved when any fact is deposed as discovered in a consequence of information received from a person caused or accused of any offense in the custody of a police officer. So much of such information, whether it amounts to a confession nor relate distinctly to the facts thereby discovered, may be proved. आप कितनी इंफॉर्मेशन जो से रिसीव की है कितनी उसका साबित की जा सकती है, भाई उतनी साबित करोगे जिसके मुताबिक कोई आपने एविडेंस से निकाला हो। बाकी शायद सारा इल्जाम लगाते हो, वकील किस लिए बैठे, आप पुलिस को झूठा करने के लिए बैठे भाई, रौला में डालो। 41 कन्फेशन, आर्टिकल 37 को ध्यान में रखकर आर्टिकल 41 को पढ़ना है। कन्फेशन made after removal of impression caused by inducement, threat or promise irrelevant। वो कन्फेशन जिसमें बंदे को डर भी खत्म हो जाए, कोई मारा भी ना जाए, कोई प्रॉमिस भी ना किया जाए कि भाई तुझे ये फायदा देगा, तो अचानक मर्जी से अगर कोई बंदा कन्फेशन देगा तो वो रेलिवेंट है। यानी कि घर पे अगर आप बैठे हैं, आपने बात कर दी है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है, कन्फेशन कोर्ट के सामने मानी जाएगी। कन्फेशन ये जो मैंने आपकी कंसेप्ट बताया यार, साइलेंट थोड़ा सा कन्फेशन में ये मैंने बताया कि कन्फेशन दो तरह का और एक्सेप्टेशन इज नॉट 42 confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy। अगर आपके सामने कोई कन्फेशन करता है तो वो इस वजह से इररेलेवेंट नहीं होगी कि आपने ये कहा है कि इसको याद रखा जाए, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। भाई कन्वेंशन आप कर रहे हो अगर जज के सामने, तो जज को क्या पता, जज ने उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाना, तो वो रेलेवेंट। आर्टिकल 43 consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense when more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons is proved. Such confession shall be proof against the person making it and the court may take into consideration and confession as circumstantial evidence against such other person. आप समझा? अकम्प्लिस का कंसेप्ट याद है क्या? बताएं, रिपीट करें। वादा माफ हुआ उसको क्यों कहा है? उसको कहा जाता है कि उसको because he is the companion of that group। वो उस ग्रुप का मेंबर होता है, उसको अकम्प्लिस इस वजह से कहा जाता है कि वो अपनी जुर्म का इकरार करता है और वादा माफ हुआ। यही बात इसने की थी आर्टिकल 43 कि जो वादा माफ गवाह है उसकी कन्फेशन जो है दूसरों पर असरअंदाज होगी। ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। आर्टिकल 44
Accused person to lie able to cross examination. All accused persons, including an accomplice, shall be liable to cross examination. आप जितने भी मुल्ज़मान हैं उन पर जिरा का हक हासिल है। ये नहीं है कि आप खाली उसमें जो फैसला सुनाना, सवाल जवाब करने का आपके पास है। ठीक है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फर्ज करें पार्टी चली जाती है किसी एसपी के पास, पता मामला देती है, एसपी को दरखास्त देती है, दूसरी पार्टी भी इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेगी ना, क्योंकि सुनिया हमारी भी सुनी है। पुलिस के सामने भी क्रॉस होता है, लेकिन क्रॉस कोर्ट के सामने होता है। इसको हम बिल मुशाफा गुफ्तगू कह सकते हैं, पुलिस के सामने होता है। ठीक है, आपने सामने बिठा कर दोनों पार्टियों की बात है सुन लीजिए। कोर्ट में अगर इस टर्म को लेके जाएंगे तो वो बन जाएगी क्या, क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि एक बंदा है ना, उसको ये कहा गया भाई तेरे में चार्ज है, तूने ये चोरी की है, ये डकैती की, ये हो गया चार्ज। अब क्रॉस जाए उसको भी तो सुना जाएगा। मुझे घर बैठे बैठे अदालत से नोटिस आता है कि फलाने केस के लिए आपने फील करना है, फलाने केस का आपके खिलाफ दावा हुआ। हां, मैं कहता हूं ठीक है, मैं तो बिल से बात करता हूं, वो मुझे कहते हैं कि जी आप इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन अप्लाई करते हैं। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, सुने मैं आपको कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ये पूरा फुल फ्लेज लॉ है वकालत का। जिसको ये कानून आ गया, सिर्फ ये कानून, उसको 80% वकालत आ गया। इंक्वायरी होनी है, इसने इंटरफेयर करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसने इंटरफेयर करना है, एविडेंस होनी है, इसने इंटरफेयर करना है, उसके बाद क्रॉस होना है, इसने इंटरफेयर करना है, एडमिशन है, कन्फेशन, ऑरल, डॉक्यूमेंट्री, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, किसने सारा बताना है, कानूनी शहादत। अब आपकी बात पे आते हैं जो आपका क्वेश्चन है, क्रॉस कैसे आना है। भाई जब आपका केस आना है, आपने कोई स्टेटमेंट तो देनी है ना अपने दिफा में। अब जब आपने वो स्टेटमेंट देनी है, उस स्टेटमेंट पर दूसरी पार्टी ने स्टेटमेंट को अगर तो आपकी सच स्टेटमेंट मान लेती है तो आपका मौक़िफ़ साबित हो गया कि अगर तो आप मुल्ज़िम साइड पे तो आप कहेंगे मैंने तो नहीं दिया। फिर क्या करेंगे, दूसरी पार्टी आना क्रॉस करेगी, ये काम इस वक्त आपने किया ना, वो कहता है कि मैं तो इस वक्त खा रहा हूं, ये फाइन लॉ में जुर्म हुआ है, वो कहता है मैं लॉ में फाइन, तो दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस कैसे करेगी। अच्छा आप लॉ में नहीं थे तो आप किधर, अच्छा मैं तो कराची की टिकट से, कोई होटल की बुकिंग, कोई किसी के साथ मीटिंग, कोई ट्रेन का टिकट, ये हो गया क्रॉस। उसकी बात को अगर उसने बात की उसको सच निकालना है उससे, क्रॉस इस वजह से होता है कि हकीकत सामने, अगर तो वो सारी बात सच कर रहा है वो अपनी जो उसने स्टेटमेंट दी है उसके रेलेवेंट आंसर देता जाएगा। अगर उसने झूठ दी है क्रॉस के सामने आ जाएगा, मैच नहीं करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। समझ आ गई। उसके बाद 45 आर्टिकल 45, admission not conclusive proof but may stop। इतनी लाइन की बात है, जो एडमिशन है वो मुकम्मल शहादत नहीं है, लेकिन जितनी आप बात कर देते हैं उतनी हद तक वो उस चीज को फिर रोक दे, उस बात को दोबारा छेड़ने की इजाजत है। जब तक केस चलेगा पॉलिटिशियन, आप चाहे आपके अगेंस्ट है चाहे आपके हक में, वो यूज होती है ये बात ये बिल्कुल है। Admission is not conclusive proof of evidence. Admission are not conclusive proof of matters admitted, but that may operate as a estoppel under the provision herein after contained। यानी जो बात आपने एक दफा कर दी है, आप चाह कर उससे बात में मुकर रहे हैं, इसको कहते हैं estoppel कर सकते। ठीक है, अब आ गया जी हमारे पास स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc is relevant। ये उन लोगों की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 जिनको हम एज ए विटनेस बुला नहीं सकते। क्यों नहीं बुला सकते? शायद मार के, शायद गायब हो गए, बिजनेस की वजह से चले गए। तो यहाँ पे आर्टिकल 46, कौन सा आर्टिकल 46 ना, आर्टिकल 1, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज होती है
डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट है जो मरने वाला मरने से पहले, मरने की वजूहात बता के कि मेरे साथ हुआ क्या, स्टेटमेंट कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद है और इज मेड बाय कोर्स ऑफ बिजनेस, को जो अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बता जाए, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम, पब्लिक राइट और कस्टम के मुताबिक ओपिनियन दे दे। 5 कहता है और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, किसी ताल्लुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। उसके बाद और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, और किसी फैमिली मैटर के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दे, और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन आर्टिकल 26। और उसके बाद एज मेड बाय सेवरल पर्सन एक्सप्रेस फीलिंग रेलेवेंट टू मैटर्स इन क्वेश्चन, कोई मैटर अगर इन क्वेश्चन है तो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये उन लोगों की स्टेटमेंट है, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट है वो ही फिर मानी जाएगी और उसी को किसी न किसी तरह पर कंसीडर किया जाना चाहिए या होती रहे। अब बात करते हैं आर्टिकल 46A। ये जो 46(1) है ना, ये 46 का सब आर्टिकल है। 46A नया आर्टिकल। ये डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन बड़ी दफा आता है पेपर, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है? 46(1). अच्छा जी, रेलेवेंसी इन इंफॉर्मेशन जनरेटेड रिसीव्ड और रिकॉर्डेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो इंफॉर्मेशन भी जो ऑटो सिस्टम से रिसीव होती है वो भी सारी क्या है, रेलेवेंट है। जैसे आपकी सीसीटीवी फुटेज, ऑनलाइन हाजिरी, बायोमेट्रिक हाजिरी वगैरह, जो भी ऑनलाइन मैटर से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो क्या है, रेलेवेंट है। उसके बाद आर्टिकल 47, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. Evidence given by the witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the judicial proceeding the truth of that fact which stated when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case court considered unreasonable. बात ये है, एक स्टेटमेंट आपने किसी भी केस में कहीं भी दे दी, चाहे फेवर में चाहे केस, उसके बाद वो बंदा मिले ना मिले, जब तक वो केस चलता रहेगा वो स्टेटमेंट का उस केस में रोल रहेगा, चाहे वो फेवर में जाए चाहे अगेंस्ट जाए, लेकिन उस स्टेटमेंट का रोल क्या है, वो इंटैक्ट रहेगा केस। अब बात करते हैं स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस। Statements under special circumstances. Entries आर्टिकल कहता है जी 48। जो बाकी काम है ना इधर बैठे हुए वो कंप्लीट कर लो, जो आज के लिए नोट करने के लिए रिक्वायर्ड। Entries in books of account when relevant. Entries in books of account regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statement shall not alone, इस लाइन को थोड़ा गौर से पढ़ लीजिए, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. यानी एक बुक है, रोजनामचा है, जिसमें रूटीन की एंट्रीज दर्ज हो रही है, अगर उसके लिए किसी मैटर में उसको देखना पड़ता है, उसकी इंक्वायरी करनी पड़ता है, वो रेलेवेंट है, लेकिन दिस बुक इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस। लेकिन वो बुक अकेली जो है इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसका कोई काम है, उसका कोई पैसों का लेन देन का काम। अब एक बंदा कहता है कि मैंने फलां बंदे से 10 लाख और 100 लाख रुपए लेने, ये लिखा नहीं लाभ। आड़ती सूद वाले या पैसे वाले को क्या करते हैं, लाभ दे के
ऊपर क्या करते हैं, डेट कौन सी है, 17/10/2024, इसी को क्या करते हैं, साइन करवा लेते हैं। अब ये रजिस्टर किसका है, तो पैसे देने वाले आरटीए का। अब इसको वो क्या कर रही है, यहाँ एक सिफर का एक सिफर से क्या हुआ, लाख से 10 लाख हो गया। जब दूसरे बंदे के खिलाफ केस हुआ, वो कहेगा इससे मेरे पास पैसे नहीं है, ये देखिए इसका नोट का है, साढ़े सात, वो कहेगा ना पैसे तो लिए हैं, मैंने ₹1,00,000 लिया, ये 10 लाख है। तो वो कहेगा ये देखिए रजिस्टर्ड मेरे बेसी के साइन है, ऐसे देखो साइन किए निकल रहा है, वो कहेगा जी मेरे ही है, लेकिन रजिस्टर्ड तो इसका है ना। That's why ये स्टेटमेंट नीचे यूज की गई, but such statement shall alone be is not insufficient, so सकती है, एंड राइटिंग फोरेंसिक हो जाएगी। फोरेंसिक क्या होगा, देखा जाएगा ये 10 लाख के लिखे हुए, ये बात लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसके बाद कोई और प्रूफ है कि नहीं, उसको फिर और प्रूफ के साथ साबित करना पड़ेगा, खाली उसकी एक बात नहीं मानी जाएगी। एक फोरेंसिक के खिलाफ आ गया, उसको बेचारा कैसे पूरा करना पड़ेगा, फिर इसी तरह होने वाली बात इसको देखना, वो देखनी है कि लॉ की टर्म देखनी कि जो भी किसी के रोज नाम से खाली एंट्री होती है वो नॉट सफिशिएंट एविडेंस। अगर हम सर्कमस्टांसेस पे डिस्कस करने लगे ना, तो कानूनी शहादत, मेरे पास कानूनी शहादत के 6 वेरिएंट, यानी 6 डिफरेंट बुक्स, बल्कि 6 नहीं होंगे, 10 के करीब होंगे सिर्फ कानूनी शहादत। कानूनी शहादत आर्टिकल की जो पहली बुक है जिसमें सिर्फ आर्टिकल लिखे हुए, इतनी सी आर्टिकल 15-20 पेज में, मेरे पास 12,000 टाइप का एक सेट अलग पड़ा, इंडियन एक सेट अलग पड़ा होगा, उसके बाद एक सिंगल सेट अलग पड़ा होगा, डिफरेंट कैटेगरी में मेरे पास 10 सेट पड़े हुए सिर्फ कानूनी शहादत। अब देखा जाए आर्टिकल, तो ये इतना वसी लॉ है, इसके एक आर्टिकल में पूरी हिस्ट्री, लेकिन ये मजा आता था जब आप जोश से पढ़ रहे थे, खुशी से पढ़ रहे थे। आज मुझे ये नई बुक्स रिसीव हुई हैं, अक्टूबर चल रहा है, सितंबर की बुक्स आई, 5 महीने लगवाई, तो मैंने हर महीने के 5 पढ़ी। तो आप जब लॉ को देखेंगे नहीं तो लॉ आएगा नहीं। रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। आप पब्लिक रिकॉर्ड में जो आपकी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एंट्री है वो भी रेलिवेंट है, यानी आपके रजिस्टर पर हाजिरी, बायोमेट्रिक्स वगैरह। उसके बाद आर्टिकल 50 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, मैप, चार्ट एंड प्लान्स, वो जितने मैप, प्लान, चार्ट्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए वो भी सारे क्या है, रेलिवेंट। आर्टिकल 51 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। पब्लिक नेचर के जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी एक्ट्स जारी होते हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं, वो भी सारे क्या होते हैं, रेलिवेंट है। कैसे कोई मामला चल रहा है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देती है 10 बजे और सारी दुकानें बंद हो जाती है, अगर उसका नोटिफिकेशन आता है तो कहीं भी उस नोटिफिकेशन में रिटर्न किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट और सुबह कहा था, ठीक है। आर्टिकल 52 रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स। लॉ की किताबों में जो स्टेटमेंट भी दी गई है वो भी क्या है, रेलिवेंट। जैसे ये है, इसमें जितनी भी जजमेंट दी गई है, अगर मैं इनका कोई हवाला दूंगा तो ये मानी जाएंगे। उसके बाद हमारी बीपीसी का कोई कानून कुछ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, कोई भी अगर वो हमारे केस में कोई चीज रिलेट कर रही है तो हम उसका हवाला देंगे, उसको रेलिवेंट कर सकते। आर्टिकल 53 हाउ मच स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितनी स्टेटमेंट को साबित किया जाना चाहिए और कंसीडर किया जाना चाहिए। When any statement of which document is given form part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which is form part of a book of a connected series of letters, papers, इसी के साथ आपका लेन देन का सिलसिला इतना वसी है, सारी चीजों को इकट्ठा करना नामुमकिन है, सारी बातों को। तो कानून कहता है भाई जो रेलेवेंट पोर्शन है, जो रेलेवेंट मैटर है, सिर्फ उसमें ही बात कर, ताकि जो आपका इश्यू है वो सामने आ सके। और एक कंपनी आपने उसके साथ 50 एग्रीमेंट किए, 50 प्रोजेक्ट्स सारे ठीक चलते थे, 51 जो है वो आपका तो उसमें इशू बना। अब आप 50 का हवाला देने बैठ जाएंगे ना,
तो वो तो सारी जिंदगी 15 में डिस्क्राइब कर रहे हैं। कानून कहता है भाई जो रेलेवेंट है उसकी बात। अच्छा सर, अगर कोई इसी तरह का केस चल रहा हो, कोई आपस में किसी कंपनी से केस चल रहा हो, अगर आपकी डील नंबर 2 के अंदर आपको हर्डल क्रिएट हो रहा है, डील नंबर 1 के अंदर हर्डल क्रिएट हो, लेकिन जब परिणाम में साथ आ रहे हैं उसका उसके डील नंबर 1 का चलिए वाला केस लेकर जाए, क्या डील नंबर 1 को बीच में लेके आना लाजिम है? बिल्कुल लाजम हो जाएगा कि इसमें ये कंसीडर किया जाएगा कि डील नंबर 1 का हवाला कितना इफेक्टिव है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट की तरफ से निकला जाए तब तो नहीं होगा। ये 10 लाख का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होगा, फर्दर आपने फिर 20 लाख का प्रोजेक्ट कर 10 लाख के जितने एलिमेंट्स थे, जितने इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो। आपने जो पेमेंट करनी थी आपने पेमेंट की, जो आपको माल आना था वो माल आ गया, डील क्लोज। अब आपकी 20 लाख नहीं। अब अगर ये कहते हैं आप उसका 10 लाख का हवाला देंगे कि हमने इससे पहले डील की, बस इतना था हमने इससे पहले डील की थी, वो तो वही थी, लेकिन डील के मामले में सारे उसके अंदर क्या फेस किया तो वो फिर मेंशन की। अगर पीछे वो चीज आई है तो उनको भी बात है। आपने 10 लाख का माल उठाना था, आपने पेमेंट कर दी थी 17,10, आप पेमेंट कर रहे हैं 18 को आधी, फिर 20 को कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके पहले भी अपने पेमेंट की वजह से खराब, उसको आपने रिकॉर्ड कर सकते। 54 previous judgment relevant to bar a second suit or trial. Existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to be holds such trial. Article 54 इस पर कंसेप्ट यूज होता है रेस्ट जुडिकाटा, इसको प्रोग्राम करेगा रेस्ट जुडिकाटा। रेस्ट जुडिकाटा का कंसेप्ट क्या है कि अगर कानून में एक केस, एक मैटर सुन लिया गया, उस पर फैसला आ चुका है, तो दोबारा उसी केस को नए सिरे से स्टार्ट नहीं किया जाता। कानून उससे ममानत करता, बार चलाता, पाबंदी होती। जिस तरह एक एफआईआर वो तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक एफआईआर अगर एक मैटर पर हो गई है, उसी मसले पर, उसी ऑफेंस पर नई एफआईआर नहीं हो सकती। आर्टिकल 55 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट जुरिडिक्शन। अब कानून कोई चीजें डिसाइड करते वक्त किसी के हक में करेगा, किसी के अगेंस्ट करेगा, किसी का राइट डिक्लेयर करेगा, किसी के राइट को इलीगल डिक्लेयर करेगा, ये सारी चीजें क्या है? रेलिवेंट है। 56 relevancy and effect of judgment order or decree other than those mentioned in article 55। ये सारी चीजें में जो 55 के अलावा मेंशन है वो सारी चीजें क्या हैं? अगर पब्लिक नेचर की हैं तो वो सारी रेलिवेंट है। 57 judgment other than those mentioned in article 55 or 4 to 6 when judgment order or decree then other than those mentioned in article 54(5) are irrelevant unless the existence of such judgment or order is a fact is in issue or relevant fact। जो fact in issue और relevant fact के अलावा बाकी जो judgment है वो relevant fact। अगर एक मैटर है fact in issue, लड़ाई के मसला है, उस पर तो नई लड़ाई का केस दर्ज नहीं है उसका। हाँ, उसके बाद एक नया सीधा एक्ट आया, चाहे उसी की वजह से हो, उसी की वजह से वो दर्ज होगा। जैसे एक हमने पहले भी किया था, हमने ये मर्डर के अंदर देखा था कि अगर खरीद कंपाउंड राइटर के साथ कंपाउंड करने के बाद अगर मर्डर कमिट रखा गया है तो उसके ऊपर भी किसास लागू होता है। लेकिन अगर सर वो मर्डर कमिट कर देता है विदाउट नोइंग कि किसास कंपाउंडिंग किसी ने कर दिया मिसाल के तौर पे, तो उसके ऊपर उस मामले में सिर्फ 3 बजे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है ना, उनका मर्डर हो गया, दूसरी पार्टी ने माफिया मांग ली, जैसे भी किया उन्होंने उनसे सुलह कर, सुलह करने के बाद वो बंदा बाहर या उसको माफ कर दिया, या 9 के तहत माफ कर दिया, या 10 के तहत सुलह कर दिया, वो बंदा क्या हुआ? बाहर आया। जैसे ही वो बंदा बाहर आया, जिनका पहले मरा उन्होंने दोबारा कोशिश किया कि उसको
मार दिया। अब कानून ये देखता है कि ये जो नया मैटर है ये इंडिपेंडेंट मर्डर है, ये इटसेल्फ एक न्यू मर्डर है, क्योंकि पहले अकॉर्डिंग टू लॉ जब आपके पास ऑप्शन थी, जब आपके पास सारा कुछ था, आपने सारी चीजों को क्या किया, छोड़ दिया। अब जब आप इजी हो गए, उसको बाहर निकलवा लिए तो आप उसका बदला लेने चल पड़े। कानून क्या कहता है कि अगर तो आपने सुलह खुद की है, उसके बाद आने का इंतजार करके उसको मारा है, तो फिर किसास कहता है कि इसको भी मार दिया जाए, सजा बहुत दे दी। अगर सुलह करने वाले और थे, आप कहीं थे बाहर थे, कहीं और मुल्क में थे, या कहीं दूसरे गांव में थे, या कहीं और आप लोगों को बंदा मार दिया है और आप टेस्ट में आगे आप उसको मार दिए, फिर आपको दिए थे, या आपके नॉलेज में ना हो कि आपने इससे सुलह कर। तो अगर इनिशियल पर्सन को या डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 25 साल तासीर है, तो वो सेम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 25 साल आपको एक्सटेंड करेगी। आपको हो सकता है जिसने पहले मारा उसको तो एक्सटेंड होगा, या फिर किसास नहीं लगा या नहीं लगा किसास के तौर पे, तो या डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 25 साल इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर किसी बंदे ने ना जानते हुए भी ना जानते हुए भी आपको किसास का मर्डर किया है, तो उसके अकेले किसास को लागू हो रहा है, बाकी लोगों को नहीं लागू। किसास का मतलब क्या है? आप टिट फॉर टैट। या उसको मतलब मर जाएगा तो क्या करता है, क्या कर, तो फिर उसको तो मार दिया जाएगा, सजा खत्म, सजा बहुत हो गई। यानी ये बाकी पनिशमेंट्स तो सेकेंडरी है ना, एक पनिशमेंट तो किसास है, लेकिन मर्डर किया है, आपने क्वेश्चन आंसर किया, लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को खराब कर इस सेंस में कि जब एक बंदे को सजाए मौत ही होगी तो 25 साल की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन वो इनिशियली मैटर नहीं करता, इनिशियली बस करें अगर इनिशियली केस हुआ है, इनिशियली होता है कि नहीं इसको किसास के जरिए इसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए, इसको हम कर देते हैं कि फर्ज करें 25 साल इम्प्रिजनमेंट, लेकिन आपस में आप चले जाते हो, मामला हो जाता है, आपकी पीछे से सुना हो जाती है या व्हाटएवर, लेकिन आप उसको वापसी करने के बाद माफ देते हो, तो आपकी मजबूरी में आप उसको माफ करते हो, लेकिन आप उसको बाद में माफ देते हो, तो आपके ऊपर वापसी के लिए सेंटेंस एक्सेप्ट लागू हो रही है, आपके ऊपर वापसी ये नहीं हो रहा कि इसको ये नहीं लागू नहीं। उसमें ये है कि मर्डर को इंडिपेंडेंटली ये डिफाइन किया गया कि जो भी बंदा मारेगा उसको 302 के तहत क्या होगा, सजा मौत देगी। पहली सजा ये होगी, पहली सजा किसास, दूसरी है डेथ, और वो तब किसास अकॉर्डिंग टू इस्लाम डेथ है ताज़ीर के तहत। अच्छा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ गई फिर ताज़ीर, लेकिन ये प्रूफ होगा कि इसमें कितने एक्सेप्शन है या क्या क्या वो सर्कमस्टेंसेस देखिए मेरे साथ रॉन्ग किया गया, और मैं कहता हूं नहीं, मेरे पर किसास का राइट को आउट नहीं करना, तो डेथ सेंटेंस ही मिलेगी, डेथ सेंटेंस ही मिलेगी अगर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 आप उसको प्रूव करते हैं। आर्टिकल 17 QSO किसास कैसे एप्लीकेबल है? किसास दो तरीके हैं किसास एप्लीकेबल होने। पहली बात ये है, मुलज़िम जाते ही जाए अदालत में कन्फेस कर ले मैंने मारा है, बाकी जो कानून है वो अपना रास्ता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अगर आप अपना केस साबित करते हैं किसने मारा है, कानून तमाम एविडेंस देखेगी, अगर उसकी डेथ पेनल्टी बन जाएगी तो डेथ पेनल्टी देखी जाएगी। अगर आप अपना केस थोड़ा सा कमजोर करके साबित कर सकें फिर कानून, क्योंकि वो कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट्स ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद है आर्टिकल 58 फ्रॉड और कलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंट ऑफ कोर्ट में बी प्रूव। अब कानून ये कहता है कोई भी जजमेंट फ्रॉड, इंक्लूजन या जुरिडिक्शन की बेस पर ली जाए तो वो क्या है, रेलिवेंट है। क्योंकि एक बंदा कहता है कि जजमेंट जो मेरे खिलाफ आई है ये गैर कानूनी तौर पर ली या इस अदालत ने पास की, इसके बाद जुरिडिक्शन ही नहीं, तो भाई जिसने जो इसको क्लेम करा उसका तो फायदा होगा, ये बेनिफिट में चली गई ये बात। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। ये बात आ गई अब हमारी
ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, आर्टिकल है 59 से ऑनवर्ड स्टार्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, अब थर्ड पर्सन की ओपिनियन क्या होती है, पहले कंसेप्शन। कानून क्यों हमें याद नहीं रहता, मैंने बच्चों को एक दिन एग्जांपल दी थी कि मुझ में सेल्फ राइटिंग का जो स्किल था वो कैसे आया। गालबन 7वीं या 8वीं क्लास में मैं था, ऐसे आ गया माई स्कूल। मैं थोड़ा सा उन्हें ऐसा बच्चा था, मैंने तैयारी नहीं किया, मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर सीन ये है कि मैंने ना ऐसे तैयार नहीं किए, तो सर मैं नहीं लिख सकता। सर ने कहा तो बच्चे क्या मसला है, मैंने कहा सर ये इशू है। ऐसे कौन सा हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या किया, मैंने कहा इतने साइकिल पार्किंग स्टैंड है, उसको तो मोटरसाइकिल का उतना रुझान नहीं था, ये साइकिल पार्किंग स्टैंड है, ये इतने पार्क है, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये 2 कंप्यूटर लैब्स हैं, ये हमारे 2 बड़े हॉल हैं, इतने कमरे हैं, इतने टीचर हैं, इस तरफ ऑफिस है, इस तरफ स्टाफ हो, मैंने वही सारा कुछ लिखा। मेरा ऐसे सबसे अच्छा माना गया क्योंकि मैंने उसमें चिकनी चौकनी बातें नहीं थी जो रटी टाइपिंग हो रही थी, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, उसको एक स्टेटमेंट बना के लिखी। लॉ क्या है, कभी कोई मैटर हो उसको पहले अंडरस्टैंड करो। अब हमारे टॉपिक का ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। ए एंड बी की तो लड़ाई हो, एक मुद्दई है दूसरा मुद्दल है, ये 2 पार्टी है। अब थर्ड पर्सन की ओपिनियन कौन सी, अगर लड़ाई हुई तो मेडिकल होगा। अब जो मेडिकल ऑफिसर है थर्ड पर्सन, वो कौन है, थर्ड पर्सन है, उसकी जो ओपिनियन आएगी वो थर्ड पर्सन की ओपिनियन आएगी। उसके अलावा क्या है, आप 2 पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, आप एग्रीमेंट को चैलेंज करते हैं, ये एग्रीमेंट ठीक है, इसकी फ्रांसिंग करवाई, आप 2 पार्टियों के साथ होगा, जो फ्रांसिंग रिपोर्ट होगी वो थर्ड पर्सन की ओपिनियन होगी। आप हैंड राइटिंग को चैलेंज करते हैं, 2 पार्टियां तो केस की पार्टी होगी, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी वो किसकी ओपिनियन होगी, थर्ड पर्सन की होगी। अब थर्ड पर्सन के कंसेप्ट का समझ आ रहा है। तो कभी क्या करना है, किसी भी चीज को पढ़ना है तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो चेक करना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। When the court has to form an opinion upon a point of law or of science or of art or identity of handwriting or finger impression, the opinion upon the point of persons especially skilled in such foreign law, science, art or any question as to identity of handwriting or finger impression are relevant facts called the opinion of expert. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो बात करते हैं वो हमारे पास है फैक्ट्स bearing upon opinion of expert, facts not otherwise relevant or relevant if the this court or are inconsistent with the opinion of expert. वो facts, first of all उन facts पर बात की जाएगी जो opinion of expert को support करते हैं, जो उनके मुताबिक कोई चीजें क्लियर करते हैं, साइंस कोई इशारा दे रहे हैं। 61 opinion as to handwriting when relevant, when the court has to form an opinion as to the person from by whom and document was written or signed by the opinion of any person acquainted with the handwriting of that person. For example, मैं अब कुछ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग का एक स्टाइल है, मेरे साइन करने का एक स्टाइल है, तो मेरे साइन करने के स्टाइल का किसको पता होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्लर्क को पता होगा, मेरे एसोसिएट्स को पता होगा, या ज्यादा से ज्यादा मेरे फैमिली मेंबर्स को पता होगा। अब उनकी जो ओपिनियन है वो अगर किसी डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उनकी रेलिवेंट, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको एक्वेंटेड है उसके बारे में, नॉलेज है, पता है। 62 opinion as to extent of right or custom when relevant, किसी राइट और कस्टम के मुताल्लिक ओपिनियन किसकी है, तो अगर बात आ जाए किसी राइट और कस्टम की, किसी हक की, किसी राइट की, किसी पुराने रिवाज की, तो जो उस इलाके का पुराना बंदा होता है उसकी ओपिनियन है। फॉर एग्जांपल पिंडा में क्या होता है, अब थोड़ी सी नई चीजें आ रही हैं, कुछ खास पुराने चल रहे थे, पुरानी जमीन में पक्के चल रहे थे, या कुछ रास्ते बड़े पुराने जो शायद आम थे, आम लोगों का गुजरगाएं थे, हाँ, और हुआ क्या उसके बाद नए रास्ते भी बने। अब लड़ाई पड़ गई, एक पार्टी कहती मैंने रास्ता गिराना, दूसरी कहती देखी ये बड़ा पुराना। यहाँ पे अब जब मैटर इन क्वेश्चन आ जाएगा, कानून ये देखेगा तो पुराना बाबा वो बताए यार ये रास्ते की हकीकत करोगे,
कि माय लॉर्ड कहते हैं कि जब भी आगे स्टेट में देखो, वो कहते हैं ये तो हमारे बचपन से कैसे चल रहा है, ये आज का धंधा थोड़ा, तब उसकी ओपिनियन को रेलिवेंट मानना चाहिए। ओपिनियन हैज टू यूज टीनेट्स व्हेन रेलिवेंट। अब आर्टिकल 3 कहता है, 63 कहता है कि ओपिनियन अगर किसी खास मजहब की है, खास फिक्के की है, खास कबीले की है या खास इलाके की है, तो उस इलाके के, उस मजहब के, उस कबीले के लोग बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुताबिक कोई पादरी से सॉरी किसी कॉलेज से आप मसला लेने चले जाए तो वो रेलेवेंट नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुताबिक अगर मसला लेना है या ओपिनियन लेनी है तो उनका फादर बता सकते हैं, उनका फादर ही बता सकते हैं। अगर आपने फर्क किया तो हमारा एक कबीला है तलाश कबीला, अब उनकी रस्म रिवाज की बात कर रहे हैं तो वो तलाश वाले को बहाव बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत, उनके रस्म रिवाज के मुताबिक क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सुन्नी शिया का डिबेट आ जाती है, सुन्नी लॉ के मुताबिक सुन्नी की बात सुनी जाएगी, शिया की सुनी जाएगी, शिया लॉ के मुताबिक शिया की बात सुनी जाएगी, सुन्नी की नहीं सुनी जाएगी। यानी जिस मैटर के मुताबिक जिसकी बात सुनी जाएगी, जो उस चीज को समझता है उसकी बात को वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब बात आ गई है जी फ्रांसिक साइंस की, यानी टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी की बात आप किसी अकील से पूछने चले, उसका हकीकत के साथ ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है, और समझ गए। आर्टिकल 64 ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अब किसी रिश्ते के मुताल्लिक अगर किसी की ओपिनियन है तो वो उसका फैमिली मेंबर बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन आती है कि जी फलाना का फलां शख्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो आपका बरादरी का कोई बंदा बताएगा, आपका कजन, बाप, भाई, कोई दूसरा, कि यार ये ना ताज साहब के बेटे हैं, तो वो रिलेशन के मुताबिक ओपिनियन मांगी जाएगी। आप मैं लाहौर बैठा हूँ, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर से जाकर आपको जी ये रिश्ता मेरी बात नहीं मानेंगे, तो कहेंगे वो बंदा बताया जो इसके साथ है। और समझ अब ये ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या बैठे सोच रहे हैं कि कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। जबरदस्त। Article 65 ground of opinion when relevant. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. आप किसी जानदार चीज के मुताबिक अगर कोई ओपिनियन ली जा रही है, अगर वो रेलिवेंट है तो जिस पॉइंट पर वो ओपिनियन खड़ी हो रही है, जिस पॉइंट पर वो ओपिनियन बनाई जा रही है, वो भी रेलिवेंट है। ठीक है, कानून को समझे, पेपर पास करना मैटर नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा बार बार रिपीट करना मैटर करता है, क्योंकि जितनी बार किसी चीज को सुनेंगे वो याद होगा। आप लोगों को यही बात याद है कि हम बचपन में जब कारी साहब के पास पुराने पाक पढ़ने गए थे तो हमें कहा एक महीना अलिफ नहीं आया, तो वो अलिफ फिर हमें कैसे आया, बार बार कारी के पास अपने जाना, छोटे से बच्चे हो ना, कारी साहब ने कहना जी ये क्या है, ये अलिफ है। हमने फिर सुबह बोल दिया, कारी साहब ने पूछा बेटा बताओ ये क्या है। हम अब जो बच्चे आजकल हमारे बच्चों को पूछते हैं कि बेटा ये बताओ क्या है, तो वो अब हमारी तरफ देख रहे होते, हैरान हो गए। कोई हालत बचपन में हमारी थी। अब कारी साहब फिर बताते थे बेटा ये अलिफ है, पढ़ो अलिफ अलिफ। हम अलिफ अलिफ पढ़ते रहते थे, जब घर जाते हैं थोड़ी देर उससे गाफिल होते फिर हो जाते। तो नॉलेज इसी चीज का नाम है, रिपीट 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 रिपीट। और इसके मुताबिक कहते हैं ना रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जितना दोबारा सुनेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, उतना याद होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। जो इंसान का कैरेक्टर है वो कब रेलेवेंट, और लॉ में कैरेक्टर को किस तरह देखा जाता है। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। जो सिविल केस है उसमें कैरेक्टर का कोई रोल नहीं। फॉर एग्जाम्पल सुने पहले इसमें, एक घर के 4 फर्द है, 4 भाई एक बाप, चौथा भाई जो है वो पागल है।
शादी उसकी भी होगी, सबके बच्चे हो गए। अब पागल को ये कहा जा रहा है कि ये पागल इसके बच्चे छीन लो, इसकी प्रॉपर्टी दबा लो। कानून कहता है नहीं, जो सिविल राइट जिसका है उसका किरदार, उसकी सेहत, उसकी नफ्सियात जैसी भी है वो उसी का। फॉर एग्जाम्पल अगर एक भाई शराबी है, नशेड़ी है, जवारी है, उसका आप कहते हैं कि यार ये तो नशेड़ी है, ये बदमाश है, इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देना। कानून कहता नहीं, वो जैसा भी है, जो सिविल में उसका है वो उसी का। इन सिविल नेचर मैटर्स कैरेक्टर डजंट मैटर ही नहीं करता कैरेक्टर कैसे। अगर कैरेक्टर को देखा जाए और सिविल राइट कैरेक्टर के दावों मिलते हैं, नशेड़ी तो सारे में मर जाते हैं। In criminal cases, previous good character relevant. In criminal case proceeding, the fact that person accused of a group character is relevant. आप किसी पर भी एफआईआर होती है तो लड़ाई थी, तो बतौर वकील आप लोगों ने एक स्टेटमेंट बड़ी बात की। हम आर्गुमेंट करते रहते हैं, साथ हम एक आर्गुमेंट ये भी करते हैं, माय लॉर्ड इसका प्रीवियस कोई करार नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, एफआईआर जो है, और ये भी दूसरी पार्टी ने चार लोग के पाया गलत पाया। इस बात का फायदा लेते हैं, ले सकते नहीं लेते हैं, ये कोई आर्टिकल फायदा। अब मुझे ये बताएं वकालत का कौन सा एलिमेंट है जहां पे कानून में शहादत आएगी? लेकिन ये हमें समझ कब आएगा? जब हम लॉ पढ़ेंगे, जब हमें लॉ आता हो। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप उसी चीज को रिपीट करते हैं तो रेलिवेंट। एक खातून थी जी, असद जवेद गुराल की, मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, तो 1100 समथिंग को इसकी जमानत, हाई कोर्ट 1400 ग्राम तक जमानत उठा रही थी, उसकी 1100 की जमानत हाई कोर्ट ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई थी? उस पर पहले भी कोई 7-8 मुंशियात के पर्चे थे, बिकॉज शी इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। वो लेडी क्या थी? हैबिचुअल मुजरिम थी, आती मुजरिम थी, पहले भी वो मुंशियात थी, उस पर पर्चे थे। अगर सर इस तरह की हैबिचुअलिटी हो, इसमें भी 326 लग सकेगा? 326 वो ग्रुप में देखा जाता है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा है, तो हम ठग की बात करें तो ठग का कोई ग्रुप को शहादत में डील करता है, हिसाब में तो सर आपने ठग की डेफिनेशन तो देखते हैं। आप कहते हैं जी बच्चे स्टील करते हैं, तो क्या था पॉइंट जिसको मैं डिस्कस कर रहा था? अब होता क्या है कि अक्सर हम क्या कहते हैं जी, इस पर इतने पर्चे हैं, तो ये फलाना पर्चा है, फलाना पर्चा। जज कहता है ये पर्चा किसका है, ये किसका है, तो फिर बाकी पर्चों को छोड़ दो। अगर नया पर्चा बाकियों से मुमासिल बना पाता हो तो फिर प्रीवियस कैरेक्टर जो रेलेवेंट नहीं रहता। अगर रिलाई हो, रेपुटेशन हो, फिर मैटर करता है। Previous bad character not relevant. Oh, sorry, ये हो गया। उसके बाद character as affecting damages in civil cases, the effect that the character of any person is such as to affect the amount of damages which is ought to have received is relevant. अब previous bad character जो civil matter में इतना affect करता है मामला, ये तो आदि फ्रॉडिया है, कहते हैं ना, या फ्रॉड करने की इसकी आदत है, तो वो डैमेजेस के मामला में उसको अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं ऑरल एविडेंस की। ये दो आर्टिकल इस लेक्चर को आज क्लोज करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा लंबा किया तो फिर आपकी चीजें मिक्स हो जाएंगी। वैसे जिसके बाद ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो मेरी कोशिश थी कि मुझे लिखने की मसले चला जाए। ऑरल एविडेंस, जुबानी शहादत। All facts except the contents of documents may be proved by the oral evidence. तमाम फैक्ट्स जो डॉक्यूमेंट के अलावा प्रूव किए जाते हैं वो सारे क्या है? ऑरल एविडेंस। आर्टिकल 71 क्या कहता है? ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो जुबानी शहादत है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट कैसे?
आप शहादत देते हैं, आप शहादत ज़बानी ये देते, मैंने खुद ये देखा, मैंने खुद ये सुना, ये मेरा अपना मशवरा है, ये मैंने महसूस किया, ये है आपकी ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस मस्ट बी करेक्ट। ये ऑरल एविडेंस नहीं मानी जाएगी कि उसने देखा तो मुझे बताया, एविडेंस उसने सुना तो मुझे बताया। तो कानून क्या कहता है? ऑरल एविडेंस मस्ट बी करेक्ट। ये था आपका कानूनी शहादत का आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। और ये अनाबिया मलक पता नहीं कौन है, और आप लोगों को समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों अब आप बोल भी सकते हैं। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जबरदस्त। उमर साहब आपको समझ आ रही है? जी जी सर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रही है। जबरदस्त हो गई। ये हमारे एक उमर है सरगोदा से। जी जी तो सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। कोशिश ये हेलो। करें कि साथ साथ चीजें नोट किया करें। तो बस आपको चीजें क्लियर हो रही है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी साथ तैयारी साथ हो रही नोट भी है और करती आप भी जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। ओ जबरदस्त। चलेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल 5 बजे। खुश रहें, आबाद